हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3 इकोनॉमिक्स पार्ट है उसका ए। और यूनिट अभी जो स्टार्ट हुई है वो है सेकेंड। उसी सेकेंड यूनिट का लेक्चर है, उसको आज कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आज के टॉपिक का नाम है घाटे का वित्त प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से इसे हम जानते हैं। सिलेबस एक बार देख लो कि सिलेबस में क्या दिया है और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो वास्तव में रिलेट करता है या नहीं करता है। बदलाव है सिलेबस में, ये नया टॉपिक है। यूनिट नंबर सेकेंड, राजकोषीय नीति हम पढ़ चुके हैं, लोक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर भी देख चुके हैं, आगम ये भी समझ चुके हैं, और टैक्सेशन जो है हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज है घाटा प्रबंधन, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो घाटा प्रबंधन, इसका अर्थ क्या होगा ये समझेंगे। आखिर ये घाटा प्रबंधन होता क्यों है ना। अर्थ में इसकी अवधारणा यानी जो ब्रॉड है, एक नैरो है, या पश्चिमी देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और भारत के संदर्भ में क्या लेते हैं। फिर इसी से संबंधित कुछ घाटे 4-5 प्रकार के होते हैं और इसको कैसे लिमिट में किया जा सकता है वो चीजें आज करेंगे। और फिर मौद्रिक नीति, भारत में वित्तीय समावेशन, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम देखेंगे। नोट्स आप बना सकते हो, साथ में अपना पेपर पेन लेके बैठो, जो पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाते चलो, ऑडियो वीडियो ठीक है। अदरवाइज बने हुए नोट्स आप दिए गए लिंक के द्वारा ले सकते हैं। तो घाटे का वित्त प्रबंधन सामान्य रूप से ये समझ लो कि घाटा होता क्या है कि व्यक्ति को जो इनकम होती है उससे ज्यादा वो कहीं खर्च कर रहा है। तो घाटे का वित्त प्रबंधन एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जिसमें सरकार या किसी अन्य संस्था के द्वारा अपने खर्चों को अपनी आय से अधिक कर दिया जाता है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम। तो इस स्थिति में क्या होगा, घाटा होगा। और घाटे की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक टूल अपनाने पड़ते हैं, और इसको डिटेल में देख लेते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो, विभिन्न प्रकार के टूल जब होते हैं तो सरकार क्या करती है कि जैसे सरकार की इनकम हुई टैक्स के द्वारा, अलग अलग प्रकार के उसने टैक्स लगाए, या उसने क्या किया है, पब्लिक से या दूसरे तरीकों से उधार लिया है। इन चीजों के द्वारा भी उसके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वह अपना खर्च चला सके, या पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाती है, विकास संबंधी खर्च की पूर्ति नहीं कर पाती है, तब वह घाटे का प्रबंधन करती है। ठीक, तो इसका एक अर्थ क्या होगा, परिभाषा के रूप में लिख लो। सामान्यतः घाटे का वित्त प्रबंधन उस सार्वजनिक खर्च को इंगित करता है, इंगित का मतलब है इंडिकेट करना, इशारा करना, जो चालू सार्वजनिक राजस्व से अधिक होता है। यानी सिंपल सी बात है कि राजस्व जो है वो ज्यादा हो जाता है, जितना आपके पास राजस्व आया उससे ज्यादा हो जाता है। अगर हम इसी को पश्चिमी देशों के संदर्भ में देखें या अमेरिका के संदर्भ में देखें, वहां पर घाटे के वित्त प्रबंध का प्रयोग जो है ब्रॉड मीनिंग निकाला जाता है, व्यापक अर्थ में निकाला जाता है। और जबकि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो इसका नैरो मीनिंग निकाला जाता है, संकुचित अर्थ होता है। यानी हमारे यहाँ घाटे का प्रबंधन बहुत लिमिटेड वे पर इसको करते हैं। तो पश्चिम देशों में या अमेरिका के संदर्भ में क्या होता है कि सरकारी खर्च के लिए जो पैसा वो जुटाते हैं, वो कैसे जुटाते हैं, सार्वजनिक उधार, यानी या तो जनता से लेंगे या कमर्शियल बैंकों से लेंगे या उनका जो सेंट्रल बैंक है उससे लेंगे। समझ लो, घाटे का वित्त प्रबंध यानी घाटा हुआ है तो उस घाटे की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, बोरो करेंगे, कर्ज लेंगे। पब्लिक से ले सकते हैं, जो कमर्शियल बैंक है उनसे ले सकते हैं, या उनका जो केंद्रीय बैंक है उससे वो पैसा लेते हैं। तो इस टूल को वो क्या मानते हैं कि ये हमारा मैनेजमेंट हो गया, घाटे का वित्त प्रबंधन हो गया। अब भारत के संदर्भ में क्या होता है कि भारत में थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर भारत में खर्च का वित्त पोषण या तो हम जनता से उधार लेंगे, सरकार जनता से उधार लेगी। कैसे लेती है, तो सरकार ने मान लो किसान विकास पत्र निकाल दिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स निकाल दिए, बॉन्ड निकाल दिए, एक तरीका वो होता है। और दूसरा क्या रहता है कि दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर सरकार जो है बैंकों से, यानी जो कमर्शियल बैंक है उनसे कर्ज नहीं लेती है कि एसबीआई से ले लिया, पीएनबी से ले लिया,
है ना, वो उससे बाहर माने जाते हैं। सरकार जो है हमारे देश में, जो अपने घाटे की पूर्ति के लिए मुख्य उसका तरीका क्या है, वो है आरबीआई, यानी वो अपने केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है, बाकी चीजों को अलग कर देती है। जबकि अमेरिका में केंद्रीय बैंक से भी ले सकती है, अमेरिका में कमर्शियल बैंक से भी ले सकती है, और जनता से भी ले सकती है। तो हमारे देश में ज्यादातर क्या होता है कि जनता के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो वो सोर्स तो हो गया लिमिटेड, केंद्रीय बैंक से वो कर्ज लेगी। कर्ज कैसे लेगी वो भी आगे समझते हैं। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें कि अगर आधुनिक राज्य, मॉडर्न राज्य जो डेमोक्रेटिक होते हैं, यानी चुनी हुई सरकारें वहां पर शासन करती हैं, तो वो अपने वित्त पोषण के लिए फंड कैसे जुटाते हैं, उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक हो गया टैक्सेशन, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा दिया। दूसरा तरीका हो सकता है पब्लिक से बोरो करना। पब्लिक से बोरो से मतलब ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत है, मैं गया और एक व्यक्ति से बोलता हूं कि मुझे कुछ पैसा दे। तो यहाँ सरकार जनता से उधार लेने का मतलब है ऐसी कोई स्कीम चला देगी, उस स्कीम का पेमेंट सरकार को कुछ दिनों बाद करना है। मान लो 100 महीने हैं, 100 महीने के बाद किसी का पैसा डबल करके सरकार वापस करती है। किस रूप में? किसान विकास पत्र के रूप में। तो आज किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए में किसान विकास पत्र खरीदा, आज तो उसे सिर्फ एक कागज मिला हुआ है और उसने 10,000 रुपए दे दिए, सरकार को ये 10,000 रुपए मिल गए, यानी वो पब्लिक के पास डायरेक्टली तो नहीं गई, पब्लिक खुद आ गई कि अरे 100 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाता है, बाकी अन्य स्रोतों से डबल नहीं हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कि जनता से उधारी लेना। या एक दूसरा तरीका होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि सरकारी कंपनियां या गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि आप जो पैसा हमें दे रहे हो उस पर हम इतना % इंटरेस्ट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा गवर्नमेंट सेविंग होती है, सेविंग। चौथा रहता है कि सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है, सरकारी कंपनियां, उनको मुनाफा होता है। अगर आज आपने समाचार पत्र पढ़ा, उसमें एक न्यूज़ थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार कम करेगी शायद, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी कम है। तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, इनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। तो उनके पास जो प्रॉफिट होता है वो भी एक तरीका हो सकता है कि सरकार अपने घाटे की पूर्ति या कोष जुटाने में, है ना। और ये घाटे के वित्त प्रबंध में आई जाती है कि ऋण ले लेना या अन्य तरीके अपना लेना, विदेशों से सहायता प्राप्त कर लेना, ये कुछ तरीके होते हैं। योजना आयोग ने बताया था, अभी योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है, लेकिन हम अपने आंसर में ये लिख सकते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं आया है। योजना आयोग ने ये बताया कि भारत में घाटे के वित्त प्रबंधन के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, हमने जो अभी चीजें बताई थी वो ओवरऑल हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ भारत के संदर्भ में हम उनको देखें, वो है कि वो किसी भी देश पर लागू होती है। भारत के संदर्भ में जो है वो योजना आयोग का रेफरेंस हम ले लेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं घाटे के वित्त प्रबंधन के रूप में आती है। पहला, कि सरकार के पास कोई फंड है पिछला, प्रीवियस ईयर का, तो पिछला शेष संचित रोकड़, रोकड़ मतलब कैश होता है, संचित मतलब एक प्रकार से रिजर्व कह लो, कंसोलिडेटेड कह लो। तो पिछली कोई इनकम पड़ी हुई है पिछले प्रीवियस ईयर की, तो वो सरकार निकाल सकती है, उसको अपने यूज में ले सकती है। दूसरा क्या तरीका होता है कि भारत सरकार केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कर्ज ले लेगी। तीसरा तरीका क्या होता है कि नई मुद्रा जारी कर दे सरकार, आरबीआई से कर्ज लेती है या तो वह कर्ज चुका दे, एक तरीका ये। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता कि आरबीआई से कर्ज सरकार ने लिया, वो आरबीआई को परमिशन देती है कि आप एक काम करो कि हमें जितना पैसा आपने दिया है उतनी आप नई करेंसी छाप लो, है ना। तो दूसरा नंबर के पॉइंट के अंतर्गत भी नई करेंसी छापी जा सकती है या सरकार उसे पैसा वापस कर दे, और नई करेंसी छाप करके भी सरकार अपने घाटे की पूर्ति करती है। इनके अपने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, वो भी हम थोड़ा सा सरसरे तौर पर देखेंगे। जैसे समझ लो, मिश्रा एंड पुरी इकोनॉमिक्स की एक अच्छी किताब आती है, वो क्या कहते हैं कि सरकार जब आरबीआई से ऋण लेती है ना, तो सरकार जब आरबीआई से ऋण लेती है तो वो क्या कहती है कि आप एक काम करो कि आपने जो पैसा मुझे दिया है उतने आप नए नोट छाप लो, ठीक। और सरकार आरबीआई से ऋण के बिहाफ में लेती है तो वो अपनी जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिन्हें बोलते हैं, उनको ट्रांसफर कर देती है।
तो इन सिक्योरिटीज के आधार पर आरबीआई क्या करेगी, नए नोट छाप देगी। नए नोट छापेंगे वो क्या होंगे, ऑपरेशनल होंगे, यानी पब्लिक के पास आ जाएंगे। अब पब्लिक के पास आ जाएंगे यानी कि करेंसी का फ्लो ज्यादा हो गया। ज्यादा जब करेंसी आ जाती है तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, उसके इम्पैक्ट ये होते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है ना। ऐसे समझ लो कि पब्लिक के पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, आपको ये सीन देखकर याद आ रहा होगा, यानी बैठने के लिए भी नोट इस्तेमाल करने लगते हैं। तो संक्षेप में अगर हम ये बोलें कि भारतीय संदर्भ में वित्त प्रबंधन का परिणाम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा नई मुद्रा आ जाएगी। मुद्रा ज्यादा आ जाएगी तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि जो सामान पहले 100 रुपए में आता था, आज आपको उसके लिए 500 रुपए चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा है, अब इसी से संबंधित है, ये क्या था, ये था कि योजना आयोग ने बताया कि भारत सरकार घाटे के वित्त प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है। तो ये 3 तरीके अपनाती है। पहला ये हो सकता है कि पुराना कोई सरकार के पास फंड पड़ा हुआ है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, ये सुरेंद्र गौड़ पूछते हैं, डज मैरिज सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन एमपीपीएससी। देखिए कि मैरिज जो सर्टिफिकेट है वो तो नहीं मांगते हैं एमपीपीएससी में वेरिफिकेशन के लिए। उसमें यदि कोई स्कीम है, जैसे क्या होता है कि कोई जनरल का मेल है और एससी एसटी फीमेल के साथ शादी करता है, वो यदि कुछ रिलैक्सेशन चाहता है गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत, कुछ ऐसे क्लॉज हैं, मैं उतना डिटेल में मुझे नहीं पता, तब जरूर वो डॉक्यूमेंट लगता है। अदरवाइज मैरिज सर्टिफिकेट की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, आते हैं इस टॉपिक पर। तो पहला तरीका ये हो गया भारत सरकार जो करती है वित्त प्रबंधन के लिए। दूसरा है कि सेंट्रल बैंक से वो अपने जितने पैसे की जरूरत है वो उधार ले लेगी और उनको बोल देगी कि नई करेंसी आप छाप लो। और तीसरा है, या तो नई करेंसी की परमिशन कर देती है। नई करेंसी छापने का नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि उसकी वैल्यू घट जाती है, यानी उस अनुरूप महंगाई नहीं रहती है, महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है। ये था पॉइंट। घाटे के वित्त प्रबंधन से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं, यानी अलग अलग प्रकार के घाटे होते हैं। अगर आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में बताया भी जाता है। भारत के संदर्भ में 4 या 5 प्रकार की घाटे की अवधारणाएं प्रचलन में हैं। हम उनको थोड़ा सा याद कर लेंगे और उन्हीं का उल्लेख कर देंगे। जैसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। भारत सरकार जो अपना बजट प्रस्तुत करती है तो उस बजट में एक तरफ इनकम दिखाती है और दूसरी तरफ दिखाती है खर्च, है ना। यानी एक तरफ दिखाएगी आय और दूसरी तरफ दिखाएगी व्यय। इस आय वाले पार्ट में वो 2 भाग कर देती है। एक जिसे वह नाम देता है रेवेन्यू का, राजस्व का, और दूसरा जो है उसे नाम यहां पर देते हैं किसका, पूंजीगत का। ठीक है, यानी राजस्व एक नाम दिया जाता है। तो राजस्व के अंतर्गत इनकम होती है, राजस्व के अंतर्गत ही खर्च होता है। दोनों का जो बैलेंस करेंगे, यानी इनकम से ज्यादा खर्च हो जाएगा तो घाटा हो जाएगा। कौन सा घाटा कहलाएगा, राजस्व घाटा। मान लो 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम हुई और 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो ये घाटा हो गया। तो यही राजस्व घाटा कहलाता है। बस इसको आपको लिखना भर। बजट में एक बार बताऊंगा, कल बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स जिसे हम बोलते हैं कि राजस्व प्राप्तियां, जो पैसा सरकार के पास आया उससे अधिक यदि सरकार खर्च कर देती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब राजस्व के अंतर्गत जो पैसा खर्च होता है वह पैसा कैसा होता है, वो गैर उत्पादनकारी माना जाता है, यानी कोई वो प्रोडक्टिव नहीं है, ये हमें किसी प्रकार से फायदा नहीं पहुंचाता है। जैसे डिफेंस पर जो खर्च किया गया, या कानून और व्यवस्था की स्थिति पर खर्च किया गया, या सरकार ने कर्ज ले रखा है और उस कर्ज के लिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान करते हैं, वो पैसा खर्च किया गया,
पेंशन के रूप में पैसा दिया जा रहा है या सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जा रहा है, सैलरी पर जो पैसा खर्च किया जाता है, ये सारा का सारा पैसा होता है नॉन प्रोडक्टिव। तो इन पर पैसा खर्च किया जाएगा ही, इसमें कमी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकम ज्यादा नहीं हो पाती है इसमें, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो कोशिश रहती है कि इस घाटे को कम से कम किया जाए, और इसके लिए एक कानून भी संसद ने पास किया था, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें ये प्रावधान किए गए थे कि प्रति वर्ष एवरी ईयर जब बजट होगा उसमें राजस्व घाटे में 0.5% की कमी करते जाएंगे एवरी ईयर। 0.5% घाटे में कमी करते करते एक बार सरप्लस की स्थिति बनेगी, लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो राजस्व घाटा ये होता है। बजट में जिनको नहीं समझ में आया है वो और क्लियर कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर वाला पलड़ा भारी है, नीचे की ओर झुका हुआ है, और जो इनकम वाला पलड़ा है वो ऊपर की ओर है, यानी खर्च आपके ज्यादा है, इसलिए घाटा होता है। तो एक कंसेप्ट है डेफिसिट फाइनेंस में, रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं बजट घाटा, बजट डेफिसिट। तो बजट घाटे का मतलब ये है कि सरकार को जो टोटल इनकम है और सरकार को जो टोटल खर्च करती है, यानी यहाँ जो बजट दो भागों में बटा था, राजस्व और कैपिटल। तो राजस्व आय यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स, इसी में आप क्या जोड़ लेंगे, कैपिटल रिसीप्ट्स। और जो सरकार खर्च करती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इन दोनों को घटा देंगे। फिर भी यदि माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो क्या कहलाता है, बजट घाटा, यानी बजट में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी है कि सरकार बजट घाटे में राजस्व आय, पूंजीगत व्यय, ये दोनों ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो सरकार की टोटल रिसीप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस नेगेटिव होता है, उसको बजट घाटा कहते हैं। भारत में घाटा ही होता है, अधिकांश देशों में घाटे का बजट बनाया भी जाता है। तीसरा कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं वित्तीय घाटा। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो बजट घाटा और ये फाइनेंशियल डेफिसिट दोनों एक ही बता दिए जाएंगे, एक ही परिभाषा दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है टेक्निकली। क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो सरकार क्या करती थी, अपने बजट में दो कंसेप्ट लेके चलती थी, एक राजस्व वाला और दूसरा बजट वाला। राजस्व सिर्फ बजट का एक पार्ट है और बजट वाले में सब कुछ आ जाता है। लेकिन 1986 में ये तीसरा वाला कंसेप्ट भी आया जिसे बोलते हैं वित्तीय घाटा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सुखमय चक्रवर्ती, बंगाली बाबू मोशन, 1982-85 में। तो इनके द्वारा सुझाव दिया गया और एक तीसरे प्रकार का ये कंसेप्ट भी लेकर आए। ये क्यों बनाई गई थी कि ये कमेटी जो बनाई गई थी उसका ऑब्जेक्टिव था कि भारत में जो मॉनेटरी सिस्टम है, मुद्रा प्रणाली है, उसकी समीक्षा करना था, इसलिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो वित्तीय घाटे और बजट घाटे के साथ साथ सरकार बाजार में कितना उधार लेती है और उसकी लाइबिलिटी कितनी है, उनको जोड़ करके ये वित्तीय घाटा जो है वो तैयार होता है। यानी वित्तीय घाटे में बजट घाटा भी शो हो गया, यानी सरकार की टोटल इनकम और सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर, इसके साथ बाजार में उसने कितना पैसा लिया है और उसको कितना चुकाना है, वो लाइबिलिटी को जब ऐड कर दिया जाता है तब ये बन जाता है वित्तीय घाटा। यानी एक तरीके से सरकार देश के अंदर से कर्ज लेती है या बाहर के स्रोतों से कर्ज लेती है, तो इन दोनों को यहाँ पर शो कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, ये शब्द काफी सुना हुआ है, प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सरकार ने बजट घाटा, इस बजट घाटे का दूसरा नाम है फिस्कल डेफिसिट, इसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट एक ही बात है, बजट घाटा भी इसी को बोलते हैं। यानी सरकार ने ये बता दिया कि मान लो फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25 में सरकार ने बोल दिया कि हमारी इनकम जो है टोटल वो 1 लाख रुपए है और हमारा जो खर्च है टोटल वो 1.5 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 50,000 का सरकार को घाटा हुआ। ये कौन सा घाटा कहलाएगा? इसी को बजट घाटा बोल दो या इसी को राजकोषीय घाटा बोल दो। 50,000 रुपए का लॉस समझने के लिए। अब इस 50,000 में ये देखा जाए कि ये जो घाटा है इस 2024-25 के दौरान कितना पैसा सरकार पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है। ब्याज का भुगतान करती होगी, सरकार ने कर्ज ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो ब्याज तो चुकाएगी ना। तो पता चला कि सरकार 30,000 रुपए ब्याज के भुगतान के रूप में खर्च करती है। तो टोटल घाटा कितना था? 50,000। इसमें से ये 30,000 और माइनस कर लो, बचा क्या? 20,000। ये जो 20,000 निकल के आया यही है प्राइमरी डेफिसिट, यानी ब्याज के भुगतान को हमें बस घटा देना है। किसमें से? पूरे राजकोषीय घाटे में से या बजट घाटे में से। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम माइनस कर देते हैं इसी को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। दूसरा नाम है इसका ब्याज रहित घाटा। ये एक्चुअल कंडीशन बताता है पर्टिकुलर ईयर में कि आपको वास्तव में घाटा कितना ही हुआ, क्योंकि जो ब्याज भुगतान कर रहे हैं वो उस ईयर का नहीं है, पिछली सरकारों के द्वारा या पिछला कितना कर्ज है उसके ब्याज के रूप में जा रहा है ना, इसलिए ये प्राइमरी डेफिसिट आता है। एक टर्म और है, एक घाटा और है जिसका नाम है मोनेटाइज्ड डेफिसिट या मुद्रीकृत घाटा। सरल है, सिंपल है, समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि जो भी घाटा हुआ सरकार को, तो अब घाटे की पूर्ति कैसे करेगी? तो दो तरीके होते हैं। इस सरकार ने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना है तो ज्यादा खर्च कर कैसे रहे? जैसे मान लो मेरी इनकम है 10,000 रुपए, खर्च कर रहा हूँ 15,000 रुपए, तो 5,000 आ कहाँ से रहे? भाई किसी से तो उधार ले रहा हूँगा या फिर नकली नोट छाप रहा हूँगा। तो ऐसे ही सरकार क्या करती है, दो तरीके हैं अपने इस घाटे की पूर्ति के लिए। पहला वह है कर्ज ले ले। किससे कर्ज ले ले? पब्लिक से ले ले। दूसरा है RBI से कर्ज ले ले। ठीक है, तो वो क्या करती है? RBI से कर्ज लेकर के अपने इस घाटे की पूर्ति करती है। तो वह पैसा जो RBI से सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए कर्ज के रूप में लेती है, उस अमाउंट को मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। ठीक है, यानी सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितना कर्ज ले लेती है अपने घाटे की पूर्ति के लिए। बड़ा सिंपल सा। ठीक, वर्तमान में घाटे के वित्त प्रबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? आज के समय में जो देश हैं, सरकारें हैं, उनको अपना बजट घाटे का क्यों बनाना पड़ता है और उसके वित्त प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसके मुख्य रूप से 3 कारण। पहला कारण है मंदी, डेप्रिसिएशन, मंदी। दूसरा कारण हो सकता है क्या? विकास। तीसरा युद्ध। तो मंदी वाला पहले समझ लेते हैं। मंदी का ये कंसेप्ट यूरोप और अमेरिका से निकल करके आया। जब विश्व की महान मंदी आई थी 19वीं सदी के तीसरे दशक में, जब महान मंदी का दौर था, यानी लोगों के पास कोई काम नहीं था, कारखाने फैक्ट्रियां सब बंद पड़े हुए थे, बाजार में किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं थी, किसी के पास कोई रोजगार नहीं था। तो उस समस्या से निपटने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया, जिसमें प्रमुख नाम आता है कीन्स का। और खासकर ये स्थिति पूंजीवादी देशों में आई थी। तो पूंजीवादी देशों में ये स्थिति आई तो प्रोफेसर JM कीन्स कहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, कि सरकार को डिमांड बढ़ानी चाहिए, डिमांड क्रिएट करना चाहिए। डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, है ना। यानी वो ये कहते हैं कि चूंकि डिमांड नहीं है इसलिए सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च करे। उन्होंने कहा कि लोगों से बोलो कुआं खोदो और अगले दिन मिट्टी डाल दो, उसको भर दो, लेकिन आप पैसा दो मजदूरी के रूप में। यानी इसको ऐसे समझ लो कि सरकार क्या करती है, भारी इन्वेस्टमेंट करती है अमेरिका में पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज वो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनके लिए पैसा व्यक्ति नहीं सरकार चुकाता है। यानी एजुकेशन फ्री कर दो, एजुकेशन सरकार, हेल्थ पर सरकार,
पूरा खर्च करेगी, है ना। मुफ्त की बिजली देने लगो या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत सस्ती दरों पर देने लगो, तो जनता के पास जो पैसे की कमी थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर उसका एक हिस्सा खर्च हो जाता था, वो बच जाएगा। अब वो बचेगा तो क्या करेगा, बाजार में दूसरी चीजें खरीदेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बाजार में क्या होगी, डिमांड क्रिएट होगी। जब बाजार में डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, यानी जो कारखाने ताला बंद कर दिया है कि कोई सामान नहीं खरीद रहा, अब डिमांड आने लगेगी तो वो अपनी फैक्ट्री ओपन करेंगे। फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनको काम पर रखेंगे, उनको सैलरी मिलेगी तो वो फिर से बाजार में अपने सामान खरीदेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि लोगों को पैसा दो, कैसे भी करके दो, चाहे उनसे रोज कुएं खुदवाओ, अगले दिन उनमें मिट्टी भरवाओ, लेकिन उनको सैलरी के रूप में पैसा दो। तो मंदी के दौर से निकलने के लिए कीन्स ने ये सुझाव दिया था। इससे प्रभाव पड़ेगा कि परचेजिंग पावर जो है लोगों की बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट होगी और आगे चल करके इससे रोजगार के अवसर भी आएंगे और ये चक्र धीरे धीरे तेज घूमने लगेगा। इस थ्योरी को मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं या कीन्स का प्रवर्धक प्रभाव भी कहलाता है। तो घाटे के वित्त प्रबंधन की जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्योंकि अब देखो हो क्या रहा है कि सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है, ज्यादा खर्च कर रही है इनकम से ज्यादा, तो ये भी तो घाटा ही हुआ ना। तो ये घाटे का मैनेजमेंट है, ये विकसित देशों में चला। और इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए कि जो महान मंदी का दौर था उससे बाहर आ। घाटे के वित्त प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी कंडीशन है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये कंडीशन भारत जैसे विकासशील देशों पर लागू होती है। हम विकासशील देश हैं। विकासशील देश, विकसित देश, दोनों में अंतर क्या होता है, तो दोनों में अंतर समझ लो कि एक ऐसा देश जिसके पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन, लेकिन उन संसाधनों का वह कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पा रहा है, यानी उनका पूर्ण दोहन नहीं कर पा रहा है। उसके पास रिसोर्सेस हैं लेकिन उनका पूरी क्षमता के साथ उपयोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा देश कहलाता है विकासशील, डेवलपिंग। और वह देश जो संसाधनों का पूर्ण दोहन कर लेता है वह कहलाता है विकसित। ठीक है, तो हमारे देश में रिसोर्सेस तो हैं लेकिन हम रिसोर्सेस का ठीक से उपयोग 100% एफिशिएंसी से उपयोग नहीं कर पा रहे। तब क्या करना होगा, अब हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। कहने का मतलब है अच्छी सड़कें बनानी है, अच्छे हॉस्पिटल खोलने हैं, बंदरगाहों का विकास करना है, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के भी आना है। तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा कहाँ से लाएं, तो इसलिए सरकार खर्च करती है, कर्ज लेकर खर्च करती है, यानी घाटे का वित्तीय प्रबंधन उसका एक उदाहरण है कि इस सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगी, अपनी तरफ से निवेश करेगी, तो ये आवश्यकता हो गई ना, यानी जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में हम इसका रिटर्न यानी उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो तेजी से पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ठीक, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो निवेश, रोजगार, उत्पादन इसके अंतर्गत आ गया। तो दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। अब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि देखो घाटे का वित्त प्रबंधन हम आर्थिक विकास के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन अगर ठीक से चेक एंड बैलेंस नहीं किया तो नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। कैसे कि भारत में ज्यादा से ज्यादा जब इन्वेस्टमेंट, ये निवेश, घाटे का वित्त प्रबंधन किया जाएगा तो महंगाई भी बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। यानी कर क्या रहे हैं, पैसा आप नया छाप रहे हो, घाटे के वित्त प्रबंधन के लिए आरबीआई से कर्ज ले रहे हो और उसे अलाउ कर रहे हो कि नई करेंसी छाप दो। करेंसी ज्यादा आने की वजह से करेंसी की वैल्यू घट जाती है, यानी जो सामान 100 रुपए का था 200 में मिलेगा, 300 में मिलेगा। तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी।
तो ये कुछ चीजें नेगेटिवली हमें सामने आती है, तो लोगों को ध्यान देना, मतलब सरकार को ध्यान देना पड़ता है कि कितना हमें करेंसी का फ्लो रखना है, कितना नहीं रखना है। इसके लिए सप्लाई ऑफ मनी नामक जो टूल हैं वो देखने पड़ते हैं, है ना। तो आप सिर्फ पहली स्लाइड वाला जो टॉपिक है वो नोट डाउन कर सकते हो, इसको आपके समझने के लिए रखो। तीसरा आता है घाटे के वित्त प्रबंधन की स्थिति, युद्ध की स्थिति बनती है तब, वार की सिचुएशन। आज भी कई देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना। तो अब यहाँ युद्ध की स्थिति क्या हो गया, जब युद्ध है यानी इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी की सिचुएशन में सरकार क्या करती है, युद्ध के लिए उसको पैसा चाहिए तो वो टैक्स ज्यादा लगाएगी या कर्ज लेगी। अब टैक्स से भी पैसा उसका नहीं पूरा पड़ रहा है, कर्ज भी उसको नहीं मिल पा रहा है इतना ज्यादा। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यही हुआ था कि विश्व के प्रमुख देशों ने हथियार बनाना है, सब बनाना है, ना तो टैक्स से पैसा मिल रहा है ना कर्ज से मिल रहा है, तो उन्होंने करेंसी छापनी शुरू कर दी कि ज्यादा से ज्यादा करेंसी छाप लो, ज्यादा से ज्यादा नई मुद्रा लेकर के आ जाओ। लेकिन इस नई मुद्रा से तात्कालिक रूप से रिलीफ जरूर मिलता है, एट द एंड ऑफ डे ये कह लो कि ये नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर बाजार में भारी मुद्रा आ जाती है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। चाहे नई मुद्रा ज्यादा आने से, सप्लाई बढ़ने से चीजें की जो मतलब कीमतें हैं वो बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन होने लगता है, मुद्रास्फीति होने लगती है। तो तीन स्थितियां याद रखोगे घाटे के वित्त प्रबंधन की। वर्तमान में देश पहली स्थिति मंदी की स्थिति बने, दूसरा है आर्थिक विकास, और तीसरा है युद्ध की स्थिति में। लास्ट में हम समझते हैं कि घाटे के वित्त प्रबंधन के लिए जो टूल अपनाते हैं, तो वो टूल यानी उसमें एक सुरक्षित सेफ लिमिट क्या होना चाहिए। आपसे सजेशन भी मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, या सुरक्षित सीमा जो है वो क्या होगी। तो कुछ सुझाव आप अपनी तरफ से दे सकते हो। जैसे पहला कि आप बहुत ज्यादा टैक्सेशन कर दो या कर्ज ज्यादा ले लो, है ना। तो ये ऐसा कार्य करके भी घाटे के वित्त प्रबंधन से बचा जा सकता है। मतलब आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 50,000 रुपए का आपको घाटे का वित्त प्रबंधन करना है, तो टैक्स लगा दो, टैक्स की रेट बढ़ा दो, या जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेने लगो। कर्ज जो आप ले रहे थे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, तो उस 50,000 में कुछ पैसा आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि नई करेंसी छापने की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में जो पैसा आता है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट और नई करेंसी जो आ रही है उसमें एक सही रिलेशन है कि नहीं, संतुलित बैलेंस बना हुआ है या नहीं। अगर ये डिसबैलेंस है तो ये आपके देश को नुकसान पहुंचाएगा। नई मुद्रा अगर छापी जाती है, नई करेंसी आप छापते भी हो, तो उस नई करेंसी का उपयोग करने के कुछ रास्ते बताए जाते हैं कि सिंचाई संबंधित परियोजनाओं पर लगा दो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर खर्च कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोडक्टिव है। नई करेंसी छाप करके आप सैलरी दे रहे हो, नई करेंसी छाप करके आप सब्सिडी के रूप में पैसा दे रहे हो, तो वो प्रोडक्टिव नहीं माना जाता। तो नई करेंसी का उपयोग करो प्रोडक्टिव चीज में। बांध बना दिया, डैम बना दिया, नहरें बना दी, तो ये आपको बेनिफिट देंगे। वह क्षेत्र, वह एग्रीकल्चरल लैंड जहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं थी, सिंचाई सुविधाएं बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा ना। ऐसे ही इंडस्ट्री नहीं लगी है, वहां पर नई इंडस्ट्रीज नई करेंसी से लगा देते हो तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और उद्योग क्या करेगा, सामान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो ऐसा करने से नई करेंसी छापने के जो इन्फ्लेशन होते हैं वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो घाटे के वित्त प्रबंधन के द्वारा जो प्रवाहित धन का प्रयोग है वो ऐसी परियोजनाओं पर खर्च करो जो जल्दी रिजल्ट दें। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाली परियोजनाओं पर मत करो, यानी क्विक रिजल्ट दे सकते हैं ऐसी चीजों पर आप लगा दो। ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ा दो, है ना। तो इससे क्या होगा कि नई करेंसी आई है या करेंसी का फ्लो बढ़ा है तो महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी।
नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था के गैर मौद्रीकृत क्षेत्र को मोनेटाइज सेक्टर में लाने के प्रयास करना चाहिए। यानी देखो, एक रहता है ना कि हम देखते हैं उदाहरण के रूप में कि किसानों ने कोई फसल बोई, गेहूं या सरसों। अब सरसों की फसल यानी सरसों तो वह मार्केट में सेल कर देता है, लेकिन सरसों की नीचे जो उसका भूसा निकलता है, कुछ समय पहले तक, 3-4 साल पहले तक उसको अनुप्रयोग था, ज्यादा से ज्यादा जलाने के काम आता था। लेकिन अभी क्या है, उससे जो भूसा निकलता है, जिसे पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन भिंड मुरैना ग्वालियर में उसे तूरी बोलते हैं। तो अब उसका भी उपयोग किया जाने लगा। यानी पहले वो वेस्टेज थी, आज उसको खरीदा जाता है और प्लाई बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो उसको लेके जाती हैं। तो पहले गैर मौद्रीकृत था, अब वो कैसा हो गया, मौद्रीकृत हो गया। तो ऐसे और भी कई सारी चीजें होंगी जिनके लिए अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो कोशिश करके उनको भी मोनेटाइज्ड किया जाए, यानी उनका उपयोग हो सके अर्थव्यवस्था में धन के रूप में, तो भी हमारे घाटे का वित्त प्रबंधन ठीक से हो जाएगा। फिर आता है राशनिंग। राशनिंग का मतलब है कि व्यक्ति को उसकी जरूरत को ध्यान में रख करके एक लिमिट बना देते हैं कि इससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे, है ना। तो राशनिंग के माध्यम से क्या कर दो कि वस्तुओं, व्यक्ति कितने हैं और उनकी आवश्यक चीजें क्या है, उनको उतना दो, ज्यादा मत दो। ज्यादा देंगे तो काला बाजारी हो जाएगी, कंट्रोलिंग करना पड़ती है ना। तो इससे भी एक जो घाटे का वित्त प्रबंधन है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। अगला नेक्स्ट आता है कि यानी पूंजीगत उपकरणों, कच्चे मालों, खाद्यान्न के आयात, इनको बढ़ावा दो। यानी ये प्रोडक्टिव है। ऐसा मत करो कि पैसा आ गया है तो लोग क्या करते हैं, नया बंगला खरीद लिया, उसके बाद बाबूराव बन के घूम रहे हो, या डबल करने के चक्कर में लगा दिया। यानी लग्जरी पर इन्वेस्टमेंट मत करो जब आपके देश में घाटे का मैनेजमेंट किया जा रहा है। प्रोडक्टिव चीजों पर करो, पूंजीगत माल मंगाओ, औद्योगिक उद्योगों से जुड़ी मशीनरी मंगाओ। भोग विलासिता की चीजों पर खर्च करना जो रहता है वो देश में घाटे के वित्त प्रबंधन के लिए सही नहीं होता है। और भी सुझाव दे सकते हो कि देखो, जब देश में क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, सरकार घाटे का बजट बनाती है, तो लोगों की, नागरिकों की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो है भी अपने राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना रखें, सेक्रीफाइस करें। यानी सरकार की अगर नीति है देश को विकसित बनाने की, तो उसमें सहयोग करें, है ना। पूंजी निर्माण वाली चीजों में वो हेल्प करें। एक याद होगा ना, जब युद्ध की स्थिति थी तो शास्त्री जी ने कहा था कि देश में अन्न की कमी है, मैं अब से एक टाइम ही भोजन करूंगा। तो देश की आबादी अगर एक टाइम भोजन करेगी तो स्वाभाविक है जो सामान, जो अनाज 1 साल तक चलता वो 2 गुने तक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जनता के अंदर भी ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जैसे विचार होना चाहिए। दूसरा आता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको भी आगे लाना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए। सरकार कर भी रही है। सरकार के द्वारा जो बैंक हैं, तो साख निर्माण, साख मतलब यहाँ पर होता है क्रेडिट से मतलब है, यानी पूंजी निर्माण से रहता है, तो उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। तो घाटे के वित्त प्रबंधन से इसको क्या करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करके देखा जाए। तो 8-10 सुझाव हो गए, या घाटे के वित्त प्रबंधन के लिए सुरक्षित सेफ लिमिट हो गई, और फाइनली आप एक निष्कर्ष लिख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है, चूंकि घाटे का वित्त प्रबंधन ये क्या है, ये अपरिहार्य बुराई है। अपरिहार्य का मतलब है कि इसको अनिवार्य, छोड़ नहीं सकते, है तो बुराई लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। स्वाभाविक सी बात है, घाटा तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज के समय करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक तरफ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, और दूसरी तरफ ये क्या करता है, दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट ये लाता है कि महंगाई को बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन भी एक रेंज तक अच्छा होता है, तो इसलिए सुरक्षित सीमा के अंदर इसको रखना आवश्यक है। इसी से कैपिटल फॉर्मेशन होगा, अन्यथा पूंजी निर्माण यानी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। आप इसको अपने शब्दों में भी बदल करके लिख सकते हो। ओके।
तो दूसरी यूनिट का घाटे का वित्त प्रबंधन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट करके छोड़ दें। आप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। इन सब के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कल की क्लास क्या रहेगी, तो कल मैं बताने वाला तो था मौद्रिक नीति, मगर मैं यहाँ पर कल बजट बताऊंगा आपको। एक बार बजट में ये जितने घाटे थे वो और क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर मौद्रिक नीति में चले जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड